हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के पेपर प्रथम के खंड ख कि हम कालखंडों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा जो पहला कालखंड रहने वाला है वो है आदिकाल। अब आदिकाल के जो हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे वो इसकी पृष्ठभूमि, नामकरण, सिद्धनाथ साहित्य, जैन साहित्य, इसके वीर गाथा काल की जो विशेषताएं रही हैं वो, और इसके जो भी कवि रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे तथा इनकी आदिकाल की क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही हैं उन सब के बारे में हम यहाँ से विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले अगर हम बात करें कि इस टॉपिक में से यूपीएससी जो है वो कौन से प्रश्न ज़्यादातर पूछती है, तो ये जो आदिकाल के प्रमुख कवि हैं जैसे कि विद्यापति है, खुसरो है, इनसे ज़्यादातर यूपीएससी प्रश्न पूछती हैं। साथ ही जो आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं ये भी इस टॉपिक का महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो जो पॉइंट नोट करने वाले होंगे वो हम यहाँ पर नोट करते जाएंगे। इसकी अगर हम कालखंड के बारे में देखें तो इसका जो कालखंड है ये 1000 से 1400 ईस्वी तक का माना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखें तो इसमें पहला पॉइंट हमें नोट करना है कि आदिकाल का साहित्य राजनीतिक दृष्टि से अनेक छोटे छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का साहित्य है। पहला पॉइंट हमें लिखना है कि जो हिंदी साहित्य है आदिकाल में लिखा गया वो राजनीतिक रूप से जो कई छोटे छोटे सामंत थे, राजा थे, उनके वक्त का साहित्य माना जाता है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ से यहाँ तक का लिख लेंगे। अब दूसरा पॉइंट हमें लिखना है, इस काल में राजाओं पर लिखे गए काव्यों का सामान्य विषय राज्य विस्तार तथा नारी के लिए होने वाला युद्ध है। तो इसमें दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, हमें ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे, साथ ही हमें इनको याद करना पड़ेगा। अब सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। इसमें ये कहा गया है कि जो आदिकाल का जो साहित्य माना जाता है ये उस काल का साहित्य माना जाता है जब सामंती दौर था तथा राजा महाराजाओं का दौर माना जाता था, और उस समय जो युद्ध हुआ करते थे वो ज़्यादातर राज्य विस्तार को लेकर और महिलाओं को लेकर किए जाते थे। इनमें रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती थी। ये जो युद्ध माने जाते थे इनमें रक्त और वंश की शुद्धता के लिए मुख्यतः युद्ध लड़े जाते थे, और इसमें जो नारी की भूमिका होती थी वो निर्णायक मानी जाती थी। तीसरा पॉइंट हम यहाँ से यहाँ तक का लिखेंगे, दैनंदिन जीवन में राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। जो रोज़मर्रा की लाइफ होती है वहाँ पर राज्य का इतना प्रभाव नहीं था लोगों पर। धार्मिक प्रवृत्ति जैसे कि जो सूफी है, सिद्ध है, नाथ हैं, इन सब का जो प्रभाव है वो लोगों की लाइफ पर सबसे ज़्यादा पड़ता था। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ से, इस युग में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी। इस युग में केवल हिंदी में ही रचनाएं नहीं हो रही थी बल्कि जो दूसरी भाषाएं हैं जैसे कि संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, इन सब में भी लोग लिखा करते थे। और 10वीं शताब्दी के आसपास अपभ्रंश का जो प्रभाव माना जाता है वो कम हो गया था, और इसी के साथ अपभ्रंश का जो स्थान है उसका स्थान हिंदी भाषा की प्रवृत्तियां लेती जा रही थी। तो हमें फोर्थ पॉइंट लिखना है कि 10वीं सदी के आसपास के समय अपभ्रंश का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है और उसकी जगह हिंदी भाषा की प्रवृत्तियां स्थान लेने लग जाती हैं। अब पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ से, इसी कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है। इसमें ना तो शुद्ध अपभ्रंश है ना ही शुद्ध हिंदी है। मतलब ये जो आदिकाल का जो साहित्य माना जाता है इसमें ना तो शुद्ध अपभ्रंश है और ना ही शुद्ध हिंदी साहित्य है। तो हमें पांचवा पॉइंट ये लिखना है कि आदिकाल का साहित्य
हिंदी साहित्य के काल का वह कालखंड है जिसमें अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य पाया जाता है, जिसमें ना तो शुद्ध अपभ्रंश और ना ही शुद्ध हिंदी का साहित्य पाया गया है। ये हमारे इसके पृष्ठभूमि में हो गई। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। इस काल में आवागमन के जो साधन है आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। उस समय क्या है, आज इस तरह से हम बस में, ट्रेन में या मतलब पर्सनल जो व्हीकल होती है उसमें सफ़र करते हैं, उस वक्त इस तरह के कोई परिवहन के साधन नहीं हुआ करते थे। तो लोग जो हैं घूम घूम कर ही अपने संदेशों का प्रचार किया करते थे और जहाँ जहाँ वो जा सकते थे वहाँ पर अपनी जो स्थानीयता है, स्थानीयता की जो भाषा है, लिपि है, वो भी अपने साथ लेकर जाते थे। तो इस काल का जो साहित्य हमें मिलता है उसमें स्थानीयता का गुण हमें देखने को मिलता है। इसलिए आज अगर हम देखें तो आदिकाल का जो हिंदी साहित्य है उसमें कोई एक बोली नहीं है, उसमें कई बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। तो इसमें हमारा छठा पॉइंट लिखेंगे कि उस वक्त परिवहन का साधन विकसित नहीं था, इस कारण वहाँ पर मिलने वाले साहित्य में स्थानीयता का बोध सर्वाधिक मिलता है। इस कारण जो आदिकाल का साहित्य है वह कई बोलियों का साहित्य माना गया है। ये हमारा छठा पॉइंट हो गया। वस्तुतः इस काल में अनेक दृष्टियों से इसे संधिकाल भी कहा जा सकता है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थीं, जैसे कि सिद्ध है, जैन, नाथ आदि मतों का इसी काल में व्यापक प्रचार हुआ था। जो सिद्ध और जैन और नाथ साहित्य माने जाते हैं वो आदिकाल के साहित्य ही माने जाते। तो हमारा सातवां पॉइंट हमें लिखना है कि आदिकाल में सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का व्यापक प्रचार था और इनका साहित्य में भी प्रचुर योगदान माना जाता है। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार जो है सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा था वैष्णव धर्म का प्रचार, किंतु इसकी एक कमी ये रही है कि वैष्णव धर्म का प्रचार होने के बावजूद भी जो वैष्णव साहित्य है ये कम मिलता है। इस समय जो है इस्लाम का भारत में प्रवेश हो चुका था, लेकिन उसका जो प्रभाव है हिंदी साहित्य पर इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो जो आदिकाल के जो अंतिम चरण के जो कवि माने जाते हैं आमिर खुसरो, उनमें जो उनकी रचनाएं हैं उनमें इस्लाम का प्रभाव जो है इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, उनमें स्थानीयता का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि यदि बात करें जो संदेश रासक है, इसकी जो रचयिता है अदहमान, जिसे अब्दुर रहमान भी कहते हैं, इन्होंने अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है। ये नाम से तो इस्लाम धर्म के थे, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं पर कभी भी इस्लाम धर्म का प्रभाव नहीं आने दिया। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इस समय इस्लाम का उदय हो चुका था, लेकिन इस काल के साहित्य पर इस्लाम के साहित्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये थी हमारी पृष्ठभूमि। अब देखते हैं इसके काल का नामकरण और इसके कालखंड की काल अवधि क्या रही है। अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करें, ये प्रश्न बनता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का नामकरण और कालखंड को बताएं। तो इसमें हमारा उत्तर लिखेंगे हम। रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो इन्होंने इसके कालखंड को नामकरण करने के लिए साहित्यिक कालखंड का आधार माना है, साहित्यिक प्रवृत्ति को। इस आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, क्योंकि इसमें वीरों की गाथा हुई, जैसे कि चंद बरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो है, रासो साहित्य है, तो ये वीर गाथा काल माना जाता है।
और इसी तरह जो गियर्सन रहे हैं इन्होंने इसे चारण काल का नाम दिया है और मिस्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल का नाम दिया है। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है। जिन्होंने इसके नामकरण का जो मुख्य आधार है वह साहित्यिक प्रवृत्ति को माना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल और मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है, क्योंकि ये सामंतों का काल रहा है। जो छोटे छोटे सामंत थे वहाँ पर जो भी इनके जो लोकल कवि हुआ करते थे उनकी वजह से इनको सिद्ध और सामंत काल का नाम दिया गया है। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो उसमें हम ये लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो नाम है आदिकाल वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया है। और राहुल सांस्कृत्यायन जो है इन्होंने इसे सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है। तो अगर नामकरण की बात करें तो इसके नामकरण में हमने देखा कि इसको चारण काल भी कहते हैं, प्रारंभिक काल कहते हैं, वीरगाथा काल भी इसी का नाम है, आदिकाल भी है और सिद्ध सामंत काल भी इसी का नाम है। तो ये कई नामों से जाना जाता है आदिकाल को। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आदिकाल का जो कालखंड माना जाता है वो 1000 से 14 ईस्वी तक का माना जाता है। और इसके पीछे जो मेन संत रहे हैं वो है सरहप्पा, मतलब इसको 1000 ईस्वी के ऊपर हम सरहप्पा तक ले जा सकते हैं। किंतु हिंदी साहित्य की अविरल परंपरा में 1000 ईस्वी के आसपास हेमचंद्र के दोहों से प्रारंभ होती है। जो 1000 ईस्वी है वो हेमचंद्र के दोहों से शुरुआत होती है, इसलिए हम उसका आरंभ जो है 1000 ईस्वी के आसपास से मानते हैं। मतलब जो 1000 ईस्वी है वो हेमचंद्र के दोहों से प्रारंभ होती है। इस कारण जो हम आदिकाल का प्रारंभ है वो 1000 ईस्वी के आसपास का मानते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया कि आदिकाल का जो काल अवधि है वो 1000 ईस्वी के आसपास की मानी जाती। तो हमने हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखा कि जो सिद्ध साहित्य है, जो सिद्ध सामंत काल साहित्य है, इसका जो काल माना गया है वो 1000 ईस्वी के आसपास माना गया है, क्योंकि हेमचंद्र के जो दोहे हैं वो इसी काल से प्रारंभ होते हैं। इसमें ज़्यादातर अगर हम बात करें तो इसमें जो टॉपिक है ये याद करने वाले हैं, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। जो भाषा खंड है और जो ये काल खंड है, आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, इसमें ज़्यादातर हमें चीज़ें जो हैं समझने की बजाय हमें याद ही करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से ये पॉइंट तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम ये लिखेंगे कि हम इसका जो आरंभ है 1000 ईस्वी के आसपास से मानते हैं। यदि आदिकाल की दूसरी अर्थात अंतिम सीमा देखें तो अंतिम सीमा के जो कवि रहे हैं वो है आमिर खुसरो, विद्यापति, मुल्ला दाऊद जैसे कवि रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जो भी है 7वां या 8वां, तो वो ये पॉइंट रहेगा कि आदिकाल का जो आरंभ है वो 1000 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। और आदिकाल की दूसरी सीमा के जो कवि रहे हैं उनमें प्रमुख रहे हैं आमिर खुसरो, विद्यापति, मुल्ला दाऊद इत्यादि। ये सभी जो हैं ये 14वीं सदी के आसपास के माने जाते हैं। अतएव आदिकाल का जो समय है 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का माना जाता है। मतलब 10वीं में तो आए थे हेमचंद्र और सरहप्पा,
हेमचंद्र और सरहप्पा तो क्या है, शुरुआती हैं। जो ये आमिर खुसरो है, विद्यापति है, ये क्या है, लास्ट की सीमा तक के। तो जो हमारा आदिकाल माना जाता है ये 10 से 14 तक का माना जाता है। जो 10 के शुरुआती हैं वो तो है हमारे सरहप्पा और हेमचंद्र। और जो अंतिम माने जाते हैं 14वीं शताब्दी के, इसमें आते हैं हमारे विद्यापति, आमिर खुसरो, मुल्ला दाऊद। ये इस प्रकार के कवि जो हैं ये 14वीं शताब्दी के या आदिकाल के अंतिम समय के माने जाते हैं। अब इसमें जो पहला है सिद्ध कवि, जिनसे इनका नामकरण किया है, सिद्ध सामंत काल कहा गया है इस काल को, क्योंकि ये सामंतों का काल था और इस टाइम पर जो सिद्ध थे उनकी ज़्यादातर बहुत ही रचनाएं प्रचलित थी। तो इसमें हम जानेंगे कि सिद्ध काव्य क्या है, सिद्ध साहित्य क्या है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो ये जो कालांतर में बौद्ध धर्म है ये तंत्र मंत्र की साधना में लिप्त हो गया था। इस कारण वज्रयान जो है वो साधना में मुख्य माना जाता था। वज्रयान की जो शाखा है वो साधना की शाखा मुख्यतः मानी जाती है। महापंडित जो राहुल सांस्कृतायन हैं उनके अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। सिद्धों का जो संबंध है वो वज्रयान से माना जाता है। तो हमारा 9वां पॉइंट हो गया, बौद्ध धर्म में कालांतर में परिवर्तन होने के कारण बौद्ध धर्म वज्रयान और हीनयान दो शाखाओं में बट गया। हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया। हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया। और जो सिद्ध साहित्य है इसका जो संबंध माना जाता है वह मंत्रयान या सहजयान से माना जाता है। और इनकी जो संख्या बताई गई है सिद्धों की, ये 84 बताई गई है। प्रथम जो सिद्ध माने गए हैं वो 8वीं शताब्दी के हैं सरहप्पा, जो कि सहज जीवन पर बल देते थे। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि सिद्ध साहित्य का जो संबंध है यह वज्रयान या सहजयान से माना जाता है तथा इनकी संख्या 84 बताई गई है। इनमें जो प्रथम सिद्ध कवि रहे हैं वो हैं सरहप्पा, जिनका काल 8वीं शताब्दी से माना जाता है। साथ ही इन्हें सहजयान का प्रवर्तक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सहज जीवन जीने पर बल देते थे। सिद्धों ने नैरातम्य भावना, काया योग, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। जो सिद्ध साहित्य हैं इनमें जो सिद्ध रहे हैं इन्होंने काया योग के बारे में, शून्य तथा समाधि में जाने की अवस्थाओं के बारे में काफी अच्छा वर्णन किया है। साथ ही ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है इसके विरोधी रहे हैं। इन्होंने भाषा शैली में रचनाएं की। इन्होंने जो भाषा रही है संधा भाषा रही है। इनकी जो भाषा देखेंगे सिद्धों की जो भाषा रही है वो है संधा भाषा। तो हमारा जो 10वां पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि सिद्धों ने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया तथा इनकी जो रचनाएं हैं ये भाषा शैली जो है इनकी संधा भाषा में पाई गई हैं। संधा भाषा के बारे में अगर हम जाने तो संधा भाषा वस्तुतः अंतः संधानात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा, मतलब ऐसी भाषा जो हमें बाहर से अंदर की ओर का ज्ञान करवाए। इसलिए ये जो भाषा है अर्थ खुलने पर ही समझ आती है। इस भाषा शैली का जो उपयोग है नाथों द्वारा भी किया गया है। नाथ जो है वो सिद्धों के बाद में आए हैं। कबीर आदि निर्गुण संतों ने भी संधा भाषा का उपयोग किया है, जिन्हें कबीर की भाषा में यदि देखें तो उन्हें उलटबासी कहा जाता है। तो हमारा 10वां पॉइंट जो है वो यहाँ तक आ जाएगा। अब जो
सिद्ध है, इनके जो रहने का स्थान है वो मेनली इनकी जो लोकेशन मानी गई है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मानी गई है। जो मध्य प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश में सिद्धों का स्थान माना गया है। अब नेक्स्ट है इसमें नाथ कवि, नाथ साहित्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें नाथ साहित्य की, तो जो नाथ साहित्य है इनका जो समय माना गया है वो सिद्धों के बाद का माना गया है। और इसमें 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं। जो 84 सिद्ध हैं इनमें जो लिस्ट दी गई है इनमें से कई नाम जो है वो नाथों के भी हैं। और जो वज्रयान यानी सहजयान के जो सिद्ध रहे हैं नाथों का उनसे अच्छा खासा संबंध रहा है। नाथ पंथ में जो गोरखनाथ है शिव के रूप में माने जाते। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि नाथों का समय सिद्धों के बाद का माना जाता है। और नाथ संप्रदाय की वज्रयान सिद्धों के साथ एक सकारात्मक संबंध पाया गया है। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के अवतारी माने जाते हैं। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। जो गोरखनाथ है इन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया, मतलब गोरखनाथ द्वारा हठ योग का मार्ग दिखाया गया। साथ ही इन्होंने भी सिद्धों की तरह ब्राह्मणों के कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया। दूसरा पॉइंट हो गया। सिद्ध और नाथों में समानता ये रही कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर पूछ ले कि सिद्ध और नाथ साहित्य में क्या समानताएं हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जो 84 सिद्ध हैं उनमें से कई नाम जो हैं वो नाथों के भी पाए गए हैं। साथ ही दूसरा पॉइंट हम इसमें ये लिख सकते हैं कि जो वज्रयान की सिद्धों की शाखा है उसका नाथों के साथ एक अच्छा संबंध रहा है। साथ ही ब्राह्मणों की जो विचारधारा रही है कर्मकांड की और वर्णाश्रम व्यवस्था रही है, सिद्धों की तरह नाथ संप्रदाय ने भी इन पर तीव्र प्रहार किया है। उनका सिद्धांत ये था, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। जो नाथ संप्रदाय था इनका जो मुख्य कथन माना जाता है वो ये माना जाता है कि जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, ये जो नाथ साहित्य है इसका प्रमुख वाक्य माना जाता है। इल्ला पिंगला नाद बिंदु की साधना, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंत साधना का मुख्य अंग है। जो नाथ साहित्य के जो लोग हैं वो कुंडलिनी जागरण करने में विश्वास करते हैं। साथ ही जो नाथों की भाषा रही है वो भी जो सिद्धों की भाषा रही है संधा भाषा या उलट भाषी जो कि कबीर ने यूज किया है, उसी तरह से नाथों ने भी उलट भाषी शैली का ही प्रयोग किया है। तो हमने समानताएं देख ली कि ये क्या क्या समानताएं रखते एक दूसरे से। अब अगर बात करें परंपरा से प्रसिद्ध है कि जो गोरखनाथ रहे हैं वो मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य माने जाते हैं। मैंने भी ये बचपन में कई बार कहानियां सुनी हैं कि जो नाथ संप्रदाय के जो गुरु माने जाते हैं वो गोरखनाथ हैं जो कि मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य रहे हैं। और इससे जुड़ी बहुत सी मैंने कहानियां भी बचपन में सुनी, शायद आपने भी सुनी होगी इस तरह की कोई कहानियां अपने परिवार में, फैमिली में। क्योंकि जो नाथ हैं इनका जो संबंध रहा है वो मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन इलाकों से ज़्यादा रहा है। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जालंधर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ है। जो जालंधर हैं वो मच्छिंद्रनाथ के गुरु थे, मतलब जो गोरखनाथ हैं वो मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे और जो मच्छिंद्रनाथ है वो हैं जलेंद्रनाथ के। तो जो जालंधर नगर बसाया गया है वो जलेंद्रनाथ के नाम पर बसाया गया है। अब राहुल जी संस्कृताएं जो हैं
वो कहते हैं कि गोरखनाथ का जो समय है, ये जो विक्रमी संवत है 10वीं शताब्दी मानते हैं, 10वीं विक्रमी सदी को मानते हैं। जबकि जो शुक्ल जी हैं वो कहते हैं कि इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का मानना चाहिए। जो शुक्ल जी हैं उनका इस बारे में अलग मत है। जो राहुल सांस्कृतायन है उनका नाथ संप्रदाय के कालखंड को लेकर अलग मत है। जो राहुल सांस्कृतायन है वो तो इन्हें 10वीं शताब्दी का मानते हैं, जबकि शुक्ल जी इन्हें जो हैं वो पृथ्वीराज चौहान के समय का मानते हैं। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो वो क्या है, इन्हें 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में है। मतलब जो राहुल सांस्कृतायन है और हजारी प्रसाद द्विवेदी वो तो दोनों ही 10वीं शताब्दी का मानते हैं। अब है हमारा जैन साहित्य या जैन मतावलंबी कवि कौन कौन से रहे हैं। देखते हैं कितना बचा है टॉपिक हमारा। अगर एक वीडियो में होता है तो ठीक है, वरना हम दूसरा वीडियो करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इस कारण हम यहाँ तक कर लेते हैं इस वीडियो में। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम हमारा आदिकाल के भाग 2 में लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम कवर कर लेंगे हमारा जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि जैन साहित्य क्या है, जैन मतावलंबी कवि कौन कौन से रहे हैं, ये कर लेंगे। साथ ही आदिकाल का वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है और इसके कौन कौन से कवि रहे हैं उनके बारे में जानकारी कर लेंगे। साथ ही आदिकाल के जो दूसरे कवि रहे हैं जिनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।